हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसी वास्तविक फलन का डोमेन या प्रांत। इस टॉपिक पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, कुछ भूल हो गई थी समझाते समय, इसलिए हमने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। और जहाँ पर भूल हुई थी, जहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई थी, उस मेथड का हमने, यानी जिस मेथड को हमने वहाँ पर बताया था, उसका एक अलग प्रॉपर एक अलग वीडियो बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार के किसी को कोई डाउट ना हो। उस मेथड में हमने, जहाँ पर डोमेन वाले वीडियो में कहिए या रेंज वाले वीडियो में भी कहिए, जब हम x के उन मानों का समुच्चय प्राप्त करते हैं जो वहाँ पे जिनकी आवश्यकता रहती है, जो उस इनइक्वालिटी को संतुष्ट करते हों, तब वहाँ पर हमने वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल किया था और उन अंतरालों का चुनाव किया था जो उस असमीका को सही करते हों। तो वेवी कर्व मेथड का वहाँ पे इस्तेमाल करते समय ही हमसे कुछ भूल हुई थी, इसीलिए वेवी कर्व मेथड का एक अलग से वीडियो बनाया गया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसको मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके, बहुत अच्छे से पढ़ करके, ताकि कहीं कोई अब गलती ना हो, कोई भूल ना हो, तो उसको बनाया है हमने। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो मेथड न सिर्फ यहाँ काम आएगा बल्कि वो एक जनरल मेथड है। कभी भी आपके सामने कोई भी असमीका आ जाएगी, अगर कितनी भी कठिन असमीका हो, इनइक्वालिटी चाहे कोई भी हो, आप उसका सॉल्यूशन उस मेथड की मदद से बहुत सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए उसको आपको देखना ही चाहिए, उसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ले करके पूरा 1 घंटा उस वीडियो में लगा है। 1 घंटे का वो वीडियो है, लेकिन आप उसको इत्मीनान से देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। उसके बाद आपको कोई डाउट कभी हो ही नहीं सकता, उस मेथड से संबंधित डाउट कभी हो ही नहीं सकता। तो चलिए, हम वास्तविक फलन का प्रांत एक बार अच्छे से समझते हैं, इन क्वेश्चंस को एक बार फिर समझते हैं। और देखो, समझ में तो आपको पहले भी आ गया होगा, क्योंकि जो मिस्टेक हुई थी ना, मतलब आंसर हमसे आ गया था, लेकिन जिस जो वे था हमारा बताने का, वो उस तरीके में थोड़ी सी बस गड़बड़ थी। यानी जो सही तरीका है, जो उस विधि में सही तरीका जो लिखा हुआ है, हमने उस तरीके से बस नहीं बताया, लेकिन आंसर हमसे आ गया था। अब हो सकता है आंसर तुक्के में आ गया हो, या जो भी है आंसर लग गया निशाना सही तीर पे, लेकिन जो सही तरीका है वो जब तक आपकी जानकारी में नहीं पहुंचेगा तब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उसको हमने वो वाला वीडियो डिलीट कर दिया, ताकि सही वीडियो आप तक पहुंचे, सही जानकारी आप तक पहुंचे। इसलिए बहुत अच्छे से मेहनत करके हम फिर से उसी टॉपिक पर वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्योंकि आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ है। अब हमें अच्छा लग रहा है कि हम ये वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। आप इससे भरपूर सहयोग दीजिए, खूब शेयर कीजिएगा। लाइक अभी तक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक फलन का प्रांत अर्थात डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस। वास्तविक फलन क्या होता है ये अच्छे से आप जानते हैं, इस पर भी वीडियो बना हुआ है। तो वास्तविक फलन क्या होता है? जिसके डोमेन और को डोमेन जो है वो आर के सबसेट्स होते हैं, अर्थात सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं वास्तविक फलन। ठीक है, ऐसा फलन जिसका डोमेन और को डोमेन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं, यानी कि आर के सबसेट्स होते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं हम, ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं? रियल फंक्शंस। ठीक है ना, मतलब हमको हमको रियल वैल्यू वो प्रदान करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि डोमेन क्या होता है, वास्तविक फलन का डोमेन क्या होता है। डोमेन को ही हम प्रांत कहते हैं। ठीक है, तो हमने परिभाषा में लिखा है, किसी वास्तविक फलन f(x) का डोमेन या प्रांत उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिनके लिए f(x) का मान वास्तविक हो। यानी कि अब देखो, ये फलन है, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे फलन लिख रखे हैं, यहाँ पर हमको सोचना है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज मैं उस फलन के एक्सप्रेशन में रखूं ताकि मुझे f(x) की वैल्यू अस्तित्वहीन न मिले, काल्पनिक भी न मिले, तो क्या मिले? हमें f(x) की वैल्यू वास्तविक मिले। ठीक है, आपको ये सोचना है कि x का मैं यहाँ कौन कौन सा मान रख सकता हूँ
जिसके लिए मुझे एफ एक्स का मान में गड़बड़ मत मिले, अनर्थक या निरर्थक वैल्यू मत मिले, अस्तित्वहीन वैल्यू मत मिले, अनंत वैल्यू मत मिले, अनिर्धारित रूप मतलब जिसको निर्धारण नहीं किया जा सके ऐसा वैल्यू मत मिले। ठीक है, तो फिर कैसा वैल्यू मिले? ऐसा वैल्यू मिले जो वास्तविक हो, जो वास्तविक मान हमको देता हो। ठीक है, तो आपको ये यूं कहिए कि x के उन सभी मानों का समुच्चय जिनको फलन स्वीकार कर सके। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं तो दुनिया में खाने की तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हम सब कुछ नहीं खा सकते, तो हमको जो सूटेबल लगता है हम वही खाते हैं। ठीक है ना, तो हमारे लिए वो डोमेन हो गया कि हम क्या खा सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या खा सकता है ये अभी हम चर्चा करेंगे कि इसमें एक्स की जगह आप क्या क्या रख सकते हो। क्या क्या रख सकते हो ये किस बात से तय होगा कि भैया फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, उसको पे अपने को ध्यान देना है। हमने डेफिनेशन भी लिखा है ना, उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है किसी फलन का डोमेन, उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिनके लिए एफ एक्स का मान वास्तविक हो। मतलब हमको ये ध्यान रखना है कि एक्स का मान क्या क्या रखें ताकि फलन का मान वास्तविक आए, काल्पनिक मत आए, अस्तित्वहीन न हो जाए। है ना भाई, अस्तित्वहीन न हो जाए मतलब कि ऐसा कि आप अनंत बटे अनंत वाला रूप आ रहा है, जीरो बटे जीरो वाला रूप आ रहा है, कुछ ऐसा रूप आ रहा है, कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है फलन का जिसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो ऐसे रूपों से बचना है और एक्स की उन वैल्यू को चुनना है जिनके लिए फलन की वैल्यू वास्तविक हो। तो एक्स की जो वैल्यू आप चुनेंगे उन्हीं वैल्यूज के कलेक्शन को हम कहेंगे फलन का डोमेन अर्थात प्रांत। ठीक है, अब इन सारे फलनों के लिए हम फलन का मतलब डोमेन ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहला आप देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे, एफ एक्स बराबर 1/x+2। अब प्रश्न नहीं उठता है सर, डेफिनेशन तो हमने अच्छे से समझ लिया, काफी अच्छे से उसको हमने देखा, मगर अब इस एग्जाम्पल में हमको क्या करना है वो भी सुनो। पहले तो मैंने आपको बताया कि x की क्या क्या वैल्यूज आप रख सकते हो वो भी देख लो, और क्या नहीं रख सकते वो भी देख लो। क्या रख सकते हो ये किस हिसाब से देखना है कि एफ एक्स की वैल्यू वास्तविक प्राप्त हो। ठीक है, तो एक्स की जगह आप कुछ भी रख लो, लेकिन थोड़ा सा सोचो। अगर आप सोचो जरा कि एक्स की जगह आप -2 रखते हो, सोचो जरा -2, तो क्या होगा बताओ? -2 + 2 0 हो जाएगा और 1/0 अनंत हो जाएगा। हमें अनंत या माइनस अनंत या अनंत बटे अनंत या 0 बटे 0 से बचना है। ठीक है, बटे में 0 आएगा मतलब अनंत वाला रूप हो जाएगा, अर्थात हम कहेंगे कि x बराबर -2 पर ये फलन परिभाषित नहीं है, ये फलन हमें वास्तविक मान प्रदान नहीं करेगा। अनंत जो है वो R में बिलोंग नहीं करते, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर से मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर x की जगह हम -2 रखते हैं तो -2 + 2 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या ऊपर चाहे कुछ भी हो लेकिन बटे में अगर 0 है तो ऐसी स्थिति में उसका मान अनंत हो जाता है, अर्थात उसको सही तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते। फलन बोलने का मतलब क्या है कि x = -2 पर ये फलन जो है हमको वास्तविक मान प्रदान नहीं कर पा रहा है, अनंत हो जा रहा है, तो ये स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, इसके छोड़ आप कोई भी वैल्यू रख दो, -2 के अलावा आप कोई भी वैल्यू रख दो, आपको फलन वास्तविक मान प्रदान करेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहां लिखूंगा एफ एक्स, ठीक है ना, एक्स के उन सभी मानों के लिए, उन सभी मानों के लिए परिभाषित है या वास्तविक है, उन सभी मानों के लिए वास्तविक है जिनके लिए x + 2 0 नहीं है ना भाई। देखो उन x के उन सभी मानों के लिए वास्तविक है जिनके लिए x + 2 0 नहीं है, क्योंकि हर 0 नहीं होगा तभी एफ एक्स परिभाषित होगा। और यदि x + 2 = 0 हो जाए, है ना भाई, तब एफ एक्स क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, या यूं कहिए एफ एक्स हमको वास्तविक मान नहीं दे सकेगा। ठीक है, वास्तविक मान नहीं दे सकेगा, अर्थात x + 2 0 होने का मतलब क्या है? x बराबर -2। आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि x बराबर x की जगह -2 रखने पर ये गड़बड़ हो जा रहा है, अनंत हो जा रहा है? तो वो मन ही मन मैंने x + 2 को 0 के बराबर रखा था, तो x की वैल्यू निकाली थी वहां से -2, अर्थात इस वैल्यू पर फलन जो है वास्तविक मान प्रदान नहीं करेगा, वो अनंत हो जाएगा। ठीक है, हमने देखो लिखने का तरीका अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस वो सही अर्थ की हमको मतलब उससे सही अर्थ निकलना चाहिए। एफ एक्स एक्स के उन सभी मानों के लिए वास्तविक है
जिनके लिए x+2 जीरो न हो, ठीक है। ये जीरो नहीं होगा, तब जीरो नहीं होगा, ये मान लो ये जीरो नहीं होगा, कोई दूसरा वैल्यू होगा तो हमको कुछ ना कुछ सार्थक वैल्यू मिलेगा। सार्थक बोलने का मतलब कुछ ना कुछ वास्तविक, कुछ ना कुछ रियल वैल्यू मिलेगी, तब फलन को बोलेंगे हाँ भाई ठीक है ना भाई। और अगर x+2 क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब तो फलन जो है वो हमको अवास्तविक मान प्रदान करेगा, या यूं कहिए कि हमको अनंत या अपरिभाषित रूप प्रदान करेगा। तो x+2 बराबर जीरो होने का मतलब है x बराबर -2, अर्थात यही एकमात्र इकलौता ऐसा पॉइंट है जिस पर फलन जो है वो वास्तविक मान हमको प्रदान नहीं कर पा रहा है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर तो ऐसी अवस्था में इस फलन का डोमेन क्या होना चाहिए, तो मैं कहूंगा समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय सिर्फ इसमें 2 को हटा करके, ठीक है, मतलब 2 को हटा करके, इसलिए उसको सिंगलटन सेट यानी यूनिट सेट बना करके हमने R में से माइनस किया है। तो इसका अर्थ यह है कि 2 को छोड़ करके इस, सॉरी 2 को नहीं, x का मान कितना है -2, -2 को छोड़ करके समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। फिर से एक बार ध्यान देना, 2 नहीं -2, कैसे, इसको आपको जीरो के बराबर रखना है, x+2 को आपको जीरो के बराबर रखना है, फिर 2 पलटाना है, तो कितना हो गया, -2 हो गया। इस बात को ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, आपको भ्रमित नहीं होना है। तो x की वैल्यू जो x की वैल्यू यहाँ से निकल रही है, जिसके लिए इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है वो शून्य हुआ, तो x की कौन सी वैल्यू निकली, -2। तो इस -2 को छोड़ करके समस्त वास्तविक संख्याओं को आप यहाँ रख देंगे, f(x) की वैल्यू भी आपको उस समय वास्तविक मिलेगी। इसलिए डोमेन जो f का जो डोमेन होगा वो r -2 होगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हर जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो हो जाएगा तो फलन वास्तविक मान आपको प्रदान नहीं करेगा। इसलिए हमने लिखा है कि हर जीरो अगर ना हो, हर डज नॉट इक्वल टू जीरो, तब ऐसी स्थिति में बाकी फिर जो भी x की वैल्यूज रहेंगी, x की वो वैल्यू जिसके लिए x+2 जीरो ना हो, ऐसी समस्त वैल्यू देखो लिखा है x के वो सारे मान जिसके लिए x+2 जीरो ना हो, वो सब के सब फलन के डोमेन में शामिल होंगे। और अगर x+2 जीरो हो जावे तो फलन तो गड़बड़ हो जावे, फलन तो अनंत हो जावे, अपरिभाषित हो जावे, अवास्तविक हो जावे। और x+2 जब जीरो हो जावे तो x की वैल्यू -2 ये देवे है, और जब ये x की वैल्यू -2 दे रहा है तो हमको पता चल गया कि फलन के डोमेन में कौन शामिल होगा और कौन नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा, यही -2 बस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, -2 को छोड़ करके समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इस फलन का डोमेन होगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, -2 है ये, 2 नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि 2 को देख के आप 2 सोच लिया, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, वो हर को जीरो के बराबर रख के देखना है और सोचना है, देखना है पक्षांतर करके कि x का मान कितना आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, -2 आ रहा है, ठीक है। ये पहला सवाल हमसे बन गया। अब देखेंगे हम दूसरा सवाल, देखो ध्यान से देखेंगे। दूसरा सवाल क्या है, f(x) बराबर x-1 अपॉन x-3। अब तो इसका आंसर आप खुद बता सकते हैं। यहाँ पे भी आप फलन मतलब फलन का वास्तविक मान, वास्तविक मतलब कि रियल वैल्यूज प्राप्त करने के लिए x की वैल्यूज आप सोच के देखो कि क्या क्या रख सकते हैं और क्या क्या नहीं रख सकते। तो यहाँ पे जो हर है ना, हमेशा आपकी पहली नजर हर पे जानी चाहिए, क्योंकि गड़बड़ वहीं पे हो सकता है। ऊपर तो आप कुछ भी रख दो चलेगा, नीचे में गड़बड़ हो सकती है। तो सोचो जरा, अगर x-3 अगर जीरो हो जावे तो क्या होगा। तो नीचे जीरो हो जाने का मतलब फलन फिर अनंत हो जाएगा, अनंत मतलब कि अवास्तविक हो जाएगा, फिर वो वास्तविक मान आपको प्रदान नहीं करेगा, या यूं कहें कि तब वो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक फलन की परिभाषा की यहाँ पे सत्यता या उसका पालन होना चाहिए ना भाई। तो x-3 हो गया तो फलन क्या हो जाएगा, फलन हमको वास्तविक मान प्रदान नहीं कर पाएगा, प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इस फलन का सेम टू सेम बन रहा है, पूरी व्याख्या पहले जैसे इसमें जैसे किए थे वैसे ही करेंगे। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सारी वास्तविक संख्याओं को आप रख सकते हो सिवाय इस 3 के। अभी 3 कैसे आया, तो फिर वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि हर को आप रफ कार्य में जीरो के बराबर रख के देख लो। हर इसका जो अंश और हर है ना, तो अंश और हर में से हर को आप, ठीक है, अंश से इतना दिक्कत नहीं है हमको हर अंश से दिक्कत ही नहीं है। बोलो जो भी दिक्कत हो या ना हो, उस मतलब वो हमारा जो
विचाराधीन जो स्थान है वो हर है यहाँ पे, हमको इसी के बारे में सोचना है। और ये सोचना है कि अगर x माइनस 3 को मैंने 0 के बराबर रख दिया तो पक्षांतर करके x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। और ये 3 वही वो बिंदु है, वही वो वैल्यू है x की जिस पर ये फलन अनंत हो जा रहा है, अर्थात अवास्तविक हो जा रहा है। तो इसी 3 को छोड़ करके, इसी इकलौते 3 को जिसको हमने सिंगलटन सेट बना करके लिखा है और r में से उसको माइनस करते हुए दिखाया है, बोलने का अर्थ ये है कि इसी सिंगलटन सेट 3 को छोड़ करके फिर समस्त वास्तविक संख्याएं इस फलन का डोमेन है। आप कुछ भी रख के देख लो, ये फलन आपको कुछ न कुछ तो वास्तविक मान प्रदान करके देख लेगा, कुछ भी रखो 3 को छोड़ करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 रखने से ये 3 माइनस 3 0 और बटे में 0 मतलब अनंत, उसी अनंत से हमको बचना है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका डोमेन आपको समझ में आ गया, बढ़िया हो गया। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, चिंता की बात ही नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी हम सरल प्रश्नों को देख रहे हैं, हम धीरे से कठिन प्रश्नों में जाएंगे। और अब मैं मतलब वीडियो बनाने की जो गति है वो फास्ट करूँगा। एक दिन में आपको 2 वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। बस आप अच्छे से रिस्पॉन्स आ जाए चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फिर से वही बात है, फलन x के उन मानों के लिए यहाँ पर परिभाषित नहीं होगा या वास्तविक मान प्रदान नहीं करेगा जिनके लिए हर शून्य हो जाए। हर शून्य, अब देखते हैं ना इसको, हर और इसका जो हर है उसको शून्य रख के देखते हैं ना क्या क्या मान मिलता है x का। x कॉमन निकलेगा, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकलेगा, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 0। अलग अलग जीरो बराबर रखोगे तो आप x बराबर 2 मिलेगा, x बराबर 1 मिलेगा। आपको पता है ये वैल्यूज कब मिली आपको, जब आपने इसको 0 रखा। और ये कौन है, ये इसका हर है, इसको आपने 0 बराबर रख के देखा तब आपको ये वैल्यूज मिली। इसका मतलब ये है कि ये x के वो मान हैं, x के वो मान है जिनके लिए इस फलन का जो हर है वो शून्य हो जाता है। और शून्य हो जाने से फलन फिर वास्तविक न रह पाएगा, वास्तविक मान प्रदान नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो अवास्तविक हो जाएगा। इसलिए फलन के डोमेन में इनको शामिल नहीं करना है। तो अगर आप इस फलन का डोमेन बनाएंगे तो आप बनाएंगे r माइनस ये दोनों का सेट बना करके आप उसको माइनस कर दीजिए। सरल है। हमें अभी तीनों सवालों में हमारी नजर हर पर ही गई है और हमने यही सोचा है कि किन वैल्यूज के लिए हर 0 हो रहा है। जिन वैल्यूज के लिए हर 0 हो रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हमने उन वैल्यूज को उनका सेट बना करके उसको माइनस किया है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया आपको, ये 1 2 वही वैल्यूज हैं जिनके लिए इसका डिनोमिनेटर अर्थात हर शून्य हो जा रहा है। हर के शून्य होने पर वो फलन अनंत हो जाएगा, अर्थात वास्तविक मान हमको प्रदान नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका डोमेन आपको समझ में आ गया होगा, यही इस फलन का डोमेन है, यही इस फलन का डोमेन है। आगे बढ़ते हैं। चलो मैं इसको मिटाता हूँ। अगला सवाल भी सेम है, उसमें भी आपको हर को क्या करना है, 0 बराबर रख के देखना है रफ कार्य में, फिर सोचना है x की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है जिनके लिए फलन जो है वो अपरिभाषित होगा, ठीक है। तो एक बार आप बना करके देखें, उस सवाल को सोच करके देखें, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप सॉल्व करके देख लेना। और क्या अच्छा यहाँ पे थ्योरी वगैरह पूरा लिखना है, मैंने थ्योरी में बस कमी रखी है क्योंकि वो मैं मौखिक रूप में आपको बोल करके पूरा सुना रहा हूँ कि भाई 0 क्यों रखा। तो भैया हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा फलन f(x) का जो हर यहाँ पे ये है, और अगर वो 0 हो जाए तो फलन वास्तविक नहीं रह पाएगा, ठीक है। या ऐसे कहिए फलन f(x) का डोमेन x के उन सभी मानों का समुच्चय होगा जिनके लिए ये जो है वो 0 न हो, या यूं कहिए कि फलन x के उन सभी मानों के लिए वास्तविक न रह पाएगा जिनके लिए ये 0 हो जाए। कैसा भी आप चाह के अपने हिसाब से सेट करके लिख सकते हो, बस वो सही अर्थ प्रदान करे, ठीक है। तो इसको 0 रख के देखने के पीछे मेरा कारण क्या था, मैं वो देखना चाहता था कि किन मानों के लिए इसका हर 0 हो रहा है, ताकि मैं आसानी से निर्धारित कर सकूं कि अर्थात अच्छा इन दोनों छोड़ करके बाकी जो वैल्यूज बची हैं वो
मतलब कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से इन दोनों को हटा करके जो वैल्यूज बची वो फलन का डोमेन कहलाएंगे। तो अपने लिखने का तरीका अलग अलग है और घबराना नहीं है, ठीक है। तो आप वही लिखेंगे, एफ एक्स का डोमेन सारी वैल्यूज को स्वीकार करेगा केवल x की उन वैल्यूज को छोड़ करके जिनके लिए इनका हर जीरो है, ठीक है। ये बुक की लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूं पढ़ करके, ये लिखा है एफ एक्स समस्त मानों को स्वीकार करेगा सिर्फ x के उन मानों को छोड़कर जिनके लिए इसका हर शून्य हो जाता है। तो यही थ्योरी आप यहाँ फिट करेंगे, ठीक है। वैसे परीक्षा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो आपको वस्तुनिष्ठ रूप में रहते हैं प्रश्न, आपको केवल सही उत्तर चुनना होता है, तो थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमको जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार लिखना चाहिए हमें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला भी। अब देखो अगला पांचवा, देखो भाई पांचवा, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस टू। एफ एक्स बराबर स्क्वायर रूट एक्स माइनस टू। अब ऐसे फलन के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई, ऐसे फलन के लिए हम क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, एफ एक्स बराबर रूट ओवर एक्स माइनस टू। रूट के अंदर अगर कोई चीज लिखी है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो कभी भी ऋणात्मक न होने पाए, क्योंकि रूट के अंदर कोई निगेटिव चीज होती है। मान लो अगर -1 है तो इसका मतलब ये आयोटा यानी आई बन जाता है, और ये काल्पनिक संख्या है। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव राशि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक नहीं होता है, ठीक है ना, वो काल्पनिक हो जाता है। तो हमको इसको नेगेटिव होने से बचाना है, और नेगेटिव होने से बचाने के लिए इसकी वैल्यू या तो जीरो हो या तो जीरो से बड़ी हो, है ना भाई, सीधी सी बात है, तभी ये नेगेटिव होने से बच सकेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स एक्स के समस्त मानों को स्वीकार करेगा या एक्सेप्ट करेगा, या एफ एक्स के डोमेन में एक्स के सारे मान होंगे सिर्फ उन मानों को छोड़कर, या आप लिखेंगे, हाँ ऐसे लिखेंगे, सिर्फ उन मानों को छोड़कर जिनके लिए x माइनस टू जीरो से छोटा हो जाएगा। तो उन मानों में क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख लीजिए, या यूं कहिए एफ एक्स जो है, या एफ एक्स का डोमेन, ये देखो इस तरह लिखने का अलग अलग तरीका है जिसमें आपको सरल लगे भाई, उसमें कोई निश्चित नियम नहीं है, तो उस बात के लिए आप मत सोचना। हम ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स का डोमेन, देखो मेरे को ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला जो आप लाइन लिख रहे हो ना, एफ एक्स का डोमेन या प्रांत एक्स के उन समस्त मानों का समुच्चय है जिनके लिए रूट के अंदर की चीज जीरो से बड़ी या बराबर हो, है ना भाई, कितना बढ़िया लिखा है। या यूं कहिए, एफ एक्स का डोमेन उन समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिनके लिए x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। सीधी बात है, बहुत सरल है। क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि इसको जीरो से छोटा नहीं होना है, अगर जीरो से छोटा हो जाएगा तो वो काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि जीरो छोटा मतलब नेगेटिव, और रूट के अंदर नेगेटिव मतलब काल्पनिक। जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम तो वास्तविक फलन पढ़ रहे हैं ना भाई, तो वास्तविक फलन आपको वास्तविक मान ही प्रदान करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू उधर पलटेगा तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, यानी टू से बड़ी सा, टू या टू से बड़ी ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है, मतलब टू भी यहाँ पे टू रखोगे तो क्या होगा, कुछ अनंत या अनर्थ जैसी चीज या काल्पनिक जैसी चीज आपको नहीं मिलेगी। एक्स की जगह अगर आप टू रखोगे तो टू माइनस टू आपको जीरो मिलेगा, तो जीरो ठीक है ना, जीरो रियल वैल्यू है ना, क्या दिक्कत है, मतलब एक्स की वैल्यू आप टू भी रख सकते हो, तो टू या टू से बड़ी कोई भी संख्या आप यहाँ रख सकते हो, ठीक है, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू टू लिखा है। और इसको अगर अपन उसमें दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, संख्या रेखा में ये हो गया टू, और टू से बड़ा, तो टू से बड़ा फिर उसका कोई छोर नहीं है, ठीक है, कोई उसका समापन नहीं है, अनंत तक जाएगा, और टू शामिल है यहाँ पे, इसलिए टू की तरफ से क्लोज इंटरवल लगेगा, ठीक है ना, टू की तरफ से क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा, और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू टू, उसके तरफ से क्लोज इंटरवल, और अनंत की तरफ से, अनंत की तरफ से हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि अनंत कोई स्टेशन नहीं है, अब आया अनंत, ऐसा कुछ नहीं होता है, अनंत
कोई स्टेशन या कोई एंडिंग नहीं है, कोई टर्मिनल नहीं है, वो अंतहीन है, ठीक है। इसलिए ओपन इंटरवल अपन लिखते हैं अनंत की तरफ से। और 2 की तरफ से क्लोज इंटरवल क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, मतलब 2 भी हो सकती है, 2 रखने पर ये कोई नुकसान नहीं करेगा आपको, 2 रखने पर कोई काल्पनिक वैल्यू नहीं दे देगा, 2 भी रख सकते हो, इसलिए 2 भी फलन के डोमेन में शामिल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, आप देख लीजिए, फलन का x बिलोंग इसमें करेगा, इसलिए फलन का डोमेन जो है टू अनंत का, इसको क्या बोलेंगे? सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाला देखिए, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, देखो छठा, एफ एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर यही सब तो आप पिछले वीडियो में भी बताए थे, लेकिन मिस्टेक कहाँ हुआ था? तो मिस्टेक वाला अभी आने वाला पोर्शन आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि मिस्टेक आके आपके माइंड में वो रहे, और फिर वो गलती फिर कभी आपसे नहीं होगी, क्योंकि जब जब आपको बात याद आएगी तो आपको ये वीडियो याद आएगा, तो आप सोचेंगे अच्छा ये वाली नहीं, तो हमसे ये गलती नहीं होगी क्योंकि सर ने इसको अच्छे से बताया, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो कि फिर से वही बात है कि यहाँ पर देखो सबसे पहले तो अपॉन में है, उसके बाद ये चीज बटे हुए होने के साथ साथ रूट में भी है, तो भैया सबसे पहली बात तो ये हमेशा 0 से बड़ी हो। क्यों 0 से बड़ी हो? क्योंकि रूट के अंदर है तो नेगेटिव तो नहीं मांगता, नेगेटिव नहीं होना चाहिए भैया, अपने को यहाँ रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव है तो काल्पनिक हो जाएगा। अब बोलो चलो सर ठीक है, आपको नेगेटिव नहीं चाहिए, वो ठीक है, लेकिन पिछले वाले सवाल में आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखे थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे आप सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिख रहे हैं, इक्वल टू वाली बात को आप क्यों हटा दिए? क्योंकि इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर हर में, ये तो हर में है ना, पिछले वाला सवाल में रूट x-2 ऊपर था, अब ऊपर 0 हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? ऊपर 0 हो जाने से फलन का मान 0 ही तो होगा, 0 रियल वैल्यू है, स्वीकार कर लेंगे इसको, है ना भाई, रियल वैल्यू तो स्वीकारेबल है, स्वीकारेबल मतलब स्वीकार करने योग्य। 0 0 यहाँ पर 0 आने में कोई आपत्ति नहीं थी हमको, लेकिन ये बटे में लिखा है, बटे में लिखा है, और बटे में 0 आ जाने से 1/0 फिर अनंत वाला रूप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक शर्त और जुड़ गई कि ये 0 से बड़ा हो और स्ट्रिक्टली बड़ा हो, 0 के बराबर भी मत हो, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा होना चाहिए, ना तो नेगेटिव हो ना तो 0 के बराबर हो। नेगेटिव होने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं, मतलब नेगेटिव इसको इसलिए नहीं होने देना चाहते क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव होने से ये काल्पनिक हो जाएगा, और 0 इसको इसलिए नहीं होने देना चाहते क्योंकि ये 1/0 अगर हुआ तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, फिर हमको वास्तविक मान नहीं प्रदान करके देगा, रियल वैल्यूज फिर नहीं मिलने वाली। इसलिए जरूरी क्या है, 1 - x को 0 से बड़ा ही होना चाहिए। अब इस पूरी बात को आप यहाँ पे थ्योरी में लिख सकते हैं कि एफ एक्स के उन सभी मानों के लिए परिभाषित होगा, या x के उन सभी मानों के लिए वास्तविक मान प्रदान करेगा जिनके लिए 1 - x ग्रेटर देन 0, ऐसे आपको लिखना है। और 1 - x ग्रेटर देन 0 मतलब 1 इज ग्रेटर देन x, या यूं कहिए कि x इज लेस देन 1, और x 1 से छोटा है, इसका मतलब 1 से छोटा मतलब कुछ भी संख्या रेखा अगर आप दिखाएंगे तो ये 1 को स्वीकार नहीं करता ना, इस पर आप थोड़ा सा इस टाइप के बिंदु लगाइए, इन्हें व्हाइट सर्कल लगाइए, डार्क या मतलब कि ये सॉलिड सर्कल यानी कि पूरा, ये ऐसा मत लगाइए, इस टाइप का सर्कल लगाइए। इसका इसका क्या है, चिन्हों का मतलब ये है कि हाँ, अगर उसको ब्लैक या डार्क सर्कल लगाते हैं मतलब हाँ उस वैल्यू को वो स्वीकार करते हैं, वो वैल्यू फलन के डोमेन में शामिल है, और व्हाइट सर्कल लगाए हैं इसका मतलब वो शामिल नहीं है, और यहाँ पे शामिल नहीं है ना, x स्ट्रिक्टली लेस देन 1 बोल रहा है, तो लेस देन 1 एक से छोटी सभी वैल्यूज, तो इसका आप कैसे बनाएंगे, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेकर के, अब देखो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कहाँ तक जाएगा, 1 से छोटा तो अंतराल के रूप में बनाएंगे तो माइनस अनंत से लेकर के 1 तक के बनेगा। 1 की तरफ क्लोज इंटरवल मत डालना क्योंकि 1 ये स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए ओपन इंटरवल होगा, इधर तो ओपन ही होगा, ठीक है। ओके, समझ में आया? इसलिए फलन का डोमेन यही बन गया, तो फलन का डोमेन होगा आपका
माइनस अनंत से लेकर के 1 का आपका ये ओपन इंटरवल बन गया। ठीक है, यही होगा डोमेन। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये वाले सवालों में चलते हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है एफ एक्स बराबर रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्र। सेम टू सेम कहानी है, रूट के अंदर की चीज है तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अच्छा, और साथ ही साथ ये कोई बटे में नहीं लिखा है तो ऊपर लिखा है, इसलिए जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंश, देखो अंश बटे हर है मान लो, तो हर जीरो नहीं होना चाहिए ना, हर जीरो होने से वो गड़बड़ हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अंश जीरो होने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये वास्तविक मान, मतलब ये वाला फलन वास्तविक मान या रियल वैल्यूज, ठीक है, कब प्रदान करेगा, यदि 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देना एफ एक्स, एक्स के उन सभी मानों के लिए वास्तविक होगा। ठीक है, एक्स के उन सभी मानों के लिए वास्तविक होगा या रियल वैल्यूज प्रदान करेगा जिनके लिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, शून्य से ये बड़ा होगा तभी एफ एक्स आपको वास्तविक मान प्रदान करेगा। ठीक है, अच्छा, अब 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या यूं कहिए एक्स स्क्वायर उधर जाके पलटाएंगे तो -4 हो जाएगा, ऐसे लेस देन और इक्वल टू जीरो। चिन्हों का आपको खेलना आना चाहिए, इससे घबराना नहीं है आपको। देखो ना ये कैसे हुआ, 4 को अगर मैं इधर पलटाऊंगा, या यूं कहिए ऐसा लिखिए, हाँ चलो ना ऐसा कर दो, 4 को इधर पलटाओ तो हो जाएगा, उधर कौन बचेगा, जीरो, और ये चिन्ह ऐसा हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर -4। अब मैंने क्या किया, इसी को इस तरफ लिख दिया, शून्य को इस तरफ लिख दिया। देखो मुंह किसके तरफ खुला है इस चिन्ह का, उधर जीरो तरफ, तो मैं जीरो किस तरफ लिख करके मुंह को इधर खोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से पता चल रहा है कि जीरो इनसे बड़ा या बराबर है, और यहां से भी वही पता चल रहा है जीरो इनसे बड़ा या बराबर है। तो आपको ये आना चाहिए, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसको लिख दिया अपन, इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पर वो कंसेप्ट आता है जब अपन इस टाइप की असमीका में पहुंचे। देखो ये असमीका है ये, ठीक है, और यहाँ पे ये फैक्टर्स हैं। अब इनको अलग अलग आप देखो, अब मैं वो मेथड को बता रहा हूँ आपको, मैं दोनों चीज बताऊंगा कि मैंने क्या बताया था और क्या सही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति में आप पहुंचे, अब हमको क्या करना पड़ता है, एक्स के उन मानों का निर्धारण करना है जो इस असमीका को सही साबित करते हो, जिनके लिए असमीका संतुष्ट होती हो, ताकि हम इस फलन के डोमेन का अच्छे से निर्धारण कर सके। तो सबसे पहले तो आप ये जो कोष्टकों में आपको जो दिख रहे हैं जो पद यहाँ पे टर्म्स जो दिख रहे हैं, उनका आप रफ कार्य में जीरो बराबर रख लो। एक्स प्लस 2 को जीरो बराबर रखो, एक्स माइनस 2 को जीरो बराबर रखो। ठीक है ना, तो यहाँ से मिलेगा आपको जीरो बराबर रखने पर एक्स की वैल्यू -2, और इसको जीरो बराबर रखने पे है ना भैया एक्स -2 है, ये जीरो बराबर रखने से क्या मिलेगा आपको, एक्स इक्वल 2 मिलेगा। ठीक है, अब आप क्या करो, संख्या रेखा या नंबर लाइन बनाओ, वास्तविक रेखा बना दो। ये जो आपको वैल्यूज मिली है ना, इनको आप लिख लो यहाँ पे, छोटे से बड़े के क्रम में सजा दो, तो -2 पहले आएगा, फिर 2 बाद में आएगा, है ना भाई। छोटे से मतलब लेफ्ट टू राइट सजा दो, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, क्योंकि नंबर लाइन में तो ऐसे ही होता है ना भाई। तो छोटे से बड़े के ऑर्डर में इसको जमाने के बाद आप क्या करो, ध्यान से समझो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख लो कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, इसके सामने में प्लस चिन्ह है, ये सुनिश्चित कर लीजिए आप, है ना प्लस चिन्ह। ठीक है, अगर न हो प्लस चिन्ह, मान लो यहाँ माइनस होता, तो आप किसी तरह से आप उसको प्लस बनाते। ठीक है, अब वो कैसे बनाते, जैसे मान लो कुछ है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं और यहाँ माइनस है, ठीक है, और एक ग्रेटर देन जीरो है, और बहुत सारी कुछ चीज लिखी है और यहाँ माइनस है, ग्रेटर देन जीरो है। हमको इस माइनस से छुटकारा पाना है, तो हम क्या करेंगे, उड़ा दो माइनस को और इसको लेस देन बना दो सीधा। मतलब इधर का चिन्ह बदलने के लिए आप इसको अल्टा पल्टी कर दो, छोटा है तो बड़ा कर दो, बड़ा है तो छोटा कर दो, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि मैंने वेविकर्म मेथड में बताया था, ऐसा नहीं है कि माइनस होने पर हम
उनके अंतरालों का निर्धारण नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मगर उस समय आपको दो नियम याद करने पड़ेंगे, प्लस प्लस रहे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस रहे तो क्या करना पड़ेगा। तो भैया दो नियम याद रखने से अच्छा है कि आप उसको प्लस बना करके एक ही चीज याद रखें, ठीक है। तो प्लस चिन्ह है, ओके। तो मैंने आपको बताया था प्लस चिन्ह है तो आप इधर से वेव चलाना शुरू करें, राइट मोस्ट मतलब सबसे दाहिनी ओर से आप वेव चलाना शुरू करें, ऐसे ऊपर वाले को प्लस देते हुए, ठीक है, क्योंकि सामने में प्लस है ना, तो प्लस बना चुके हैं हम लोग, तो इसको प्लस, फिर इधर से ऐसे जाएगा, ये वेव बनते जाएगा ऐसे ही, ठीक है, ये ऐसे करके वेव आपको बनते जाएगा, प्लस फिर ये हिस्सा माइनस फिर ये हिस्सा प्लस। अब आप कहेंगे सर नहीं हमको बताइए, हमको जानने की उत्सुकता है, अगर माइनस होता तो क्या होता, तो माइनस होता है ना उस समय हमको वेव को नीचे से चालू करना है, बस इतनी ही सी बात है, राइट मोस्ट से ही चालू करना है लेकिन नीचे से चालू करना है। तो सहूलियत की दृष्टि से हमको बताया कि भाई हम एक ही चीज याद रखना चाहते हैं, अगर सुविधा अगर आपको रखनी हो कि हाँ भाई एक ही पैटर्न से आप वेव को चलाएं, ऊपर से चलाएं प्लस से चलाएं, तो ब्रैकेट के बाहर सामने में प्लस चिन्ह हमेशा रखें, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे प्लस चिन्ह है। अब मुझसे मिस्टेक केवल इतनी हो गई थी कि मैंने आपको जो वेव को चलाने का काम यहाँ से बताया, यानी चिन्हों को प्लस माइनस करने का काम जो हमको राइट साइड से शुरू करने का है, जो कि ये सही है, और ये तो मैंने उसको बताया था कि आप ऐसे चिन्ह रखना शुरू करें, प्लस माइनस प्लस, वही बस गलती हो गई थी। आपको समझ में आया कहाँ गलती हो गई थी? तो जो मैं आपको इधर से बता रहा हूँ ना, प्लस माइनस प्लस चलते चले जाइए, तो वो करने का काम हमको मतलब ये सही है ना, ये इस तरीके से करना है, तो मैं आपको उधर से करना बता दिया था। तो हालांकि ये वो है कि आंसर हमारा आ गया था, वहां पे कोई दिक्कत नहीं गई थी, क्यों? क्योंकि उस समय लेफ्ट राइट चिन्हों को रखने से सेम हो रहा था, लेकिन हमेशा सेम नहीं होगा, हमेशा तो ये कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैंने उसको तुरंत डिलीट कर दिया, ठीक है। आप इसको देखो अच्छे से, तो ये आपको ये इस तरीके से करना है। आप बोलोगे आप सर ये वेव क्या है, ऐसे ही जिग जैग चलती रहेगी, तो मैंने इस पर आपको बताया है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी असमिका आ जाए जिनमें फैक्टर्स के ऊपर घाते हों, सम या विषम घात हो, तो उस पर अपने को क्या करना है, सम घात पे वेव अगर चल रहा है, अगर सम घात वाले पद पे पहुंचा है तो वो नीचे दिशा नहीं बदलेगा, वो उसी पे जंप कर जाएगा, यानी उसी जिस अगर ऊपर चल रहा है तो ऊपर वाले पैटर्न को एक बार और दोहराएगा सम घात के लिए, या अगर नीचे चल रहा है तो नीचे वाले पैटर्न को एक बार और दोहराएगा, और अगर विषम घात वाला पद है, अगर उस पे तरंग गुजर रही है तो वो अगली दिशा से होकर जाएगी। इसको अगर डिटेल से अगर अभी आपको अगर लग रहा है कि सर क्या बता रहे हैं, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को, बहुत सारे वीडियोस की जो लिस्ट बनी हुई है उसमें पहले उसी वीडियो को रखूंगा, आप देख लेना, वेवी कर्व मेथड करके लिखा होगा, अच्छे से समझना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब बोलोगे सर हम यहाँ करना क्या चाहते हैं, अब देखो हमें उन x के उन अंतरालों का या उन मानों का निर्धारण करना है जिसके लिए ये वाली असमीका सही साबित हो, ठीक है। तो हमें राइट मोस्ट से सबसे पहले तो हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग जीरो बराबर रख दिया, x की वैल्यूज निकाली, यहाँ पे उन वैल्यूज को सजा दिया छोटे से बड़े के क्रम में, ठीक है, मतलब छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, फिर उधर सबसे उस तरफ कौन रहेगा, सबसे बड़ा, जैसे -2 और 2 है, ठीक है। अब क्या करना है आपको सबसे राइट साइड से ऊपर वाला हिस्सा प्लस फिर माइनस फिर प्लस करते हुए आपको चलना है, एक तरंग चलानी है, ठीक है। अब ये सब यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स हैं, इसलिए हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, फटाफट तरंग चला दिए। अगर कुछ स्क्वायर वाले होते तो हम उसके लिए सोचते कि जैसे अभी आपको मैं बताया तरंग वापिस उधर ही जाना या दिशा पलटना, तो उससे संबंधित सारे नियम आप वहाँ पे सुनेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हम फिलहाल यहाँ पे इसका निर्धारण करना चाहते हैं। देखो अब गौर से देखो, आपको किन की जरूरत है, आपको इस असमीका को लेस देन और इक्वल टू जीरो लाना है, मतलब हमको लेस देन और इक्वल टू जीरो वाले क्षेत्र को देखना है, अर्थात हमको नेगेटिव क्षेत्र को देखना है ना भाई। लेस देन और इक्वल टू जीरो मतलब इक्वल टू जीरो मतलब जीरो भी हो सकता है, जीरो भी स्वीकार है, लेकिन साथ साथ नेगेटिव वाले को देखना है। तो ये तो धनात्मक वाला क्षेत्र है, ये भी धनात्मक वाला क्षेत्र है, तो ऋणात्मक वाला क्षेत्र कौन सा है, ये वाला है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो अंतराल है -2 से 2 तक का अंतराल, लेकिन ये लेस देन और इक्वल टू जीरो भी बोला है ना, इसलिए ये दोनों वैल्यूज भी स्वीकार होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक सर्कल बना देता हूँ, ब्लैक सर्कल मतलब कि ये वैल्यूज भी स्वीकार होंगी। क्यों ऐसा? अब भैया अब अगर आपको और तसल्ली चाहिए और अच्छे से सीखना है समझना है, तो अब ये सोच लो भाई, आपको ये तो समझ में आया ना कि ये माइनस वाला रीजन है, इसलिए ये वाले अंतराल को मैं चुना, इसको क्यों नहीं चुना, क्योंकि मेरे को इस असमीका को लेस देन और इक्वल टू जीरो के रूप में दिखाना है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता तो मैं इसको नहीं चुना होता, इन अंतरालों का यूनियन बना के लिखता मैं, लेकिन मेरे को अभी इसके लिए दिखाना है लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब जहां पे लेस देन और इक्वल टू जीरो वाला क्षेत्र है वो कौन सा अंतराल है, तो ये है,
इस अंतराल में ये समीकरण संतुष्ट हो रही है। -2 और 2 को भी शामिल करना है, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल ले लिया। इन दोनों को क्यों शामिल करना है कि क्योंकि ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रखने पे फलन कोई गड़बड़ नहीं हो जा रहा है, अवास्तविक नहीं हो जा रहा है, वो वास्तविक ही। आप देखो ना, x जगह 2 रख के देखो, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 - 4 0 हो जाएगा, 0 रियल वैल्यू है, ठीक है। x की जगह -2 रखोगे, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 4 0 है, ठीक है, प्रदान कर रहे हैं हमको रियल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों वैल्यूज भी फलन के डोमेन में शामिल होंगी। और सीधी सी बात, अगर लेस देन और इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वलिटी वाली भी गुंजाइश अगर दिखे आपको, इक्वलिटी भी अगर उसमें शामिल है, तो उन बिंदुओं को भी आपको अंतराल में शामिल करना है, अर्थात वहां की तरफ से क्लोज्ड इंटरवल बनाना है, ठीक है। मतलब अगर ये मान लो आपको ऐसी असमीका मान लो मिल जाए, स्ट्रिक्टली लेस देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा कुछ मिल जाए, तब हम उन बिंदुओं को यहाँ शामिल नहीं करते, तब यहाँ पर वो ओपन इंटरवल बनाते, छोटा कोष्ठक लिखते ओपन इंटरवल, अगर स्ट्रिक्टली या स्ट्रिक्टली वाला साइन रहता, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या स्ट्रिक्टली लेस देन जो भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0, या अगर रहता ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसी स्थिति में हमको उन बिंदुओं को शामिल करना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। ये मैं उन बिंदुओं के बारे में बोल रहा हूँ जो अंश में है। अगर फलन मान लो कभी असमीका, ऐसी असमीका से आपका सामना हो जाए जिसमें अंश और हर दोनों है, उस समय तो आपको नीचे वाले के लिए क्या ध्यान रखना है, नीचे वाले के लिए जब आप यहाँ बिंदु लेंगे तो डोमेन में नीचे वाले बिंदुओं के लिए आपको स्ट्रिक्टली ओपन इंटरवल बनाना है, छोटा कोष्ठक रखना है, क्योंकि जैसे मान लो x बराबर 3 मिलेगा हमको यहाँ से, अगर आप इसको रफ में 0 के बराबर रखेंगे 3 मिलेगा, 3 यहाँ आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि 3 रखेंगे तो अनंत हो जाएगा, इसलिए उस समय जब यहाँ पे अंतरालों का जब आप यूनियन बनाएंगे तो 3 की तरफ, ठीक है ना, ये जो x - 3 लिखा है तो x = 3 मिलेगा, तो 3 की तरफ आपको हमेशा ओपन इंटरवल ही लगाना है, क्योंकि नीचे वाला हर में आपको सावधानी रखनी है। फिर से कह रहा हूँ, इसको डिटेल में समझने के लिए वो वीडियो जरूर देखें, नहीं तो अभी आपको हो सकता है थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा हो, ठीक है, तो वीडियो जरूर देखें, बार बार बोल रहा हूँ। अब अपना आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका आ गया आंसर, यही फलन का डोमेन है, क्योंकि यही वो अंतराल है जिस पर ये असमीका संतुष्ट होती है, और ये फलन का डोमेन तैयार हो गया हमारा। अब मैं आपको बता रहा हूं लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला सवाल आपको बता रहा हूं मैं, तो आपको बहुत अच्छे से इतना तो आपको डिटेल में समझ में आ ही गया होगा। देखो, कहीं कोई डाउट हो ही नहीं सकता। अब इसमें तो भैया दो चीजें हैं, 4 - x भी है और √x² - 4 वो भी अपॉन में है। अब आपको दोनों चीजों का ख्याल रखना है, इसका भी ख्याल रखना है, उसका भी ख्याल रखना है। यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि भैया रूट के अंदर कोई चीज है तो नेगेटिव ना होने पाए, अर्थात ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए भले, है ना भाई। अब यहाँ पे थ्योरी लिखेगा x के उन सभी मानों के लिए वास्तविक होगा, वास्तविक अर्थात की रियल वैल्यूज प्रदान करेगा जिनके लिए 4 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे कौन सी शर्त होगी, x² - 1 को 0 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होने पर वो अनंत हो जाएगा, अपॉन में 0 तो अनंत हो जाएगा, साथ ही साथ रूट में है तो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए इसको, यानी कि इसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा 4 = x, यानी कि x की वैल्यू लेस देन = 4 होगी, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज मिल रही है, देखो ना, x पहले उधर पलटा है, फिर x को इधर लिखे, 4 को उधर लिखे, यहाँ से आपको मिलेगा x + 1 x - 1 ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली। देखो अब यहाँ से आपको वो चीज सीखने को मिलेगी, इसके पिछले वाले सवाल में -2 2 का मैंने क्लोज्ड इंटरवल बनाया था, ठीक है। यहाँ पे देखना मैं कैसा इंटरवल बनाता हूँ, उसका कारण भी आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, x < 4 हो गया। चलो देखते हैं यहाँ से क्या मिल रहा है। इसके लिए फिर अपन वही नंबर लाइन बनाएंगे, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, एक वैल्यू -1 एक वैल्यू +1 मिलेगी, ठीक है। राइट मोस्ट से आप तरंग बनाना चालू करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आपको किसकी जरूरत है मुझे ये बताइए, आपको इस चीज को 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा दिखाना है, बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले रीजन को चुनेंगे। अगर आप तरंग लेंगे भी लेंगे, तरंग अगर आप यहाँ पे ले भी लेंगे तो आपको धनात्मक क्षेत्र को चुनना है, ठीक है। पिछले बार मैंने ऋणात्मक को क्यों चुना था क्योंकि मेरे को इसके लिए लेस देन और इक्वल टू 0 वाला चीज मिल रहा था, तो मैंने नीचे वाले रीजन को, ऋणात्मक रीजन अर्थात क्षेत्र, उसको चुना था। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ धनात्मक है और यहाँ पे धनात्मक है, तो उनको मैं चुनूंगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा बताओ मुझे, यहाँ पे क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू कौन कौन सा अंतराल बनेगा,
एक तो बनेगा माइनस अनंत से माइनस, देखो इधर अब तरंग इधर आ रही है, इसका कोई और छोड़ नहीं है, तो माइनस अनंत से लेकर के -1 का वो एक ओपन इंटरवल हो जाएगा। इसके वाले को मत लेना क्योंकि ये नेगेटिव रीजन है। आप इसको गौर से देखो, ये क्या लिखे है, ग्रेटर देन 0, मतलब धनात्मक चीज को चुनना है, धनात्मक वाले अंतराल को लेना है, तो इसको मत लेना। फिर उधर वाला वो भी धनात्मक है ना, ठीक है ना, ये 0 है, ये नेगेटिव है, इसको नहीं लेना है, वो धनात्मक है उसको लेना है, तो 1 से अनंत वाला एक अंतराल बनेगा, ये ऐसे, ठीक है। फिर से मुझे एक बार कहने दें आप, ये क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, अर्थात नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेना है, धनात्मक वैल्यू को लेना है, तो इधर धनात्मक है और उधर धनात्मक है, इसलिए हम केवल उन्हीं दोनों को लेंगे। तो ये माइनस अनंत के पहले कोई बिंदु नहीं है, मतलब माइनस अनंत से -1 के पहले कोई बिंदु नहीं है, मतलब माइनस अनंत से -1 तक का एक अंतराल और 1 से अनंत तक का दूसरा अंतराल। अब यहाँ पे आप बोलेंगे माइनस और +1 में आपने वो बड़ा कोष्टक क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं -1 और 1 की तरफ क्लोज इंटरवल लगा दिया, इसका मतलब मैं उनको शामिल कर रहा हूँ। आप लो ना, x की जगह 1 रखने से क्या होगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे भाई हमको इसको 0 नहीं, इसको 0 से स्पष्ट तौर पर बड़ा दिखाना है, इसलिए इनको शामिल में नहीं कर सकता, ठीक है। x की जगह यहाँ 1 रख दोगे तो 1/1 0 हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इसलिए 1 और -1 स्वीकारेबल नहीं है, अर्थात स्वीकार भी करने योग्य नहीं है, ठीक है। लेकिन इधर पे तो कुछ बात है भैया, x < 4 मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -अनंत से 4 तक का इंटरवल, इस तरीके से, ठीक है। -अनंत से 4 तक का इंटरवल मिलेगा, क्योंकि देखो 4 से छोटा, 4 से कितना छोटा, तो वो पूरा अनंत तक, -अनंत तक रहेगा, तो -अनंत से 4 तक का इंटरवल। लेकिन हमको इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है। यहां से पता चल रहा है कि x जो है कहां तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है ना, 4 से छोटा है। यहां से पता चल रहा है x की वैल्यू 4 से क्या है, x, हाँ ठीक है, x की वैल्यू 4 से छोटी है। यहां से पता चल रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी चाहे कितनी भी है, हमको दोनों को सही ऐसा कुछ लिखना है जिसमें दोनों सच साबित हो, कोई भी गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, एकदम ध्यान से समझना है, दोनों को कंबाइन करके लिख रहा हूं, तो x बिलोंग्स टू -अनंत से लेकर के -1 तक तो आएगा ही आएगा, यूनियन करके फिर क्या बोल रहा है, 1 से कहां तक जा रहा है, अनंत तक। आप अनंत तक ले जाएंगे चलो ठीक है, लेकिन यहां से पता चल रहा है कि x की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं है, 4 से अंदर ही है। दोनों को सही साबित करने के लिए आपको इसको 4 तक ले जाना होगा और क्लोज इंटरवल लगाना होगा, जिससे ये भी खुश वो भी खुश, दोनों की बातें यहाँ पे शामिल हो गई। क्योंकि देखो x 4 तक है, उसके आगे नहीं है, वहां पे x 1 से बड़ा पूरा कितना भी दूर, कितना भी दूर तो है, लेकिन ये वाली बात को भी आपको सुनना पड़ेगा कि आपको 4 तक जाना है, इसलिए मैं ये 1 से लेकर के अनंत तक न रख के कहां तक रख दिया, 4 तक रख दिया, क्लोज इंटरवल लगा दिया। ये आपका अभिष्ट डोमेन हो गया। आप अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, देख लीजिए देख लीजिए। ठीक है, कहीं पर भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ लीजिए, एक बार देख लीजिए अच्छे से, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों को हमको कंबाइन करके लिखना है जिससे दोनों की बातें संतुष्ट हों, ठीक है। यहाँ पे x 4 से ज्यादा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं उसको सीमित करके लिखा, मतलब दोनों को मिला के साथ में एक चीज ऐसी लिखो जिससे दोनों ही सही हो जाए, कोई भी कहीं भी गड़बड़ ना हो। तो यही जो है आपका फलन का डोमेन हो गया, यही फलन का डोमेन है, -1 से -1 तक का ओपन इंटरवल, फिर यूनियन 1 से 4 का क्लोजर इंटरवल, ये डोमेन है आपका। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वेवी कर्व मेथड इस्तेमाल करते समय, यानी कि जब आप अंतरालों को देखने लगें कि किस में वो असममिका संतुष्ट हो रही है, उस समय आपको चिन्हों को रखने का जो क्रम है वो ऐसे चालू करना है, राइट से लेफ्ट की ओर चालू करना है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखें, और फिर हम आशा करते हैं, विश्वास भी रखते हैं इस बात का कि ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर सच में अच्छे से समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये
बहुत मेहनत करके बनाया गया है। इसके पहले मैंने वेव कर्व मेथड में भी बहुत मेहनत करके बनाया, तो आप उस वीडियो को भी देखें, इसको भी अच्छे से समझें और सवाल ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बहुत बहुत दूर दूर तक शेयर करें। जितना अच्छे से रिस्पांस मिलेगा, मैं बहुत मेहनत करके इसके आगे के वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस की सीरीज़ ऐसे ही चलती रहे तो खूब अच्छे से रिस्पॉन्स करें। ये क्लास 11, 12, जेई में सब में काम आएगा। छत्तीसगढ़ व्याख्याता भर्ती परीक्षा, उसमें भी बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ वीडियो लगातार बनते रहे, तो आप भरपूर भरपूर सहयोग करके, भरपूर सपोर्ट करके आप ज़ोरों शोरों से इसको शेयर करें। ये छत्तीसगढ़ व्याख्याता भर्ती परीक्षा के साथ साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी गणित की वीडियो सीरीज जो है वो शुरू हो चुकी है हमारे चैनल पर, तो आप उसके भी वीडियोस देखेंगे। प्लेलिस्ट पे सब अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उनको जाइए, देखिए और उन वीडियोस को भी शेयर करें। तो वैसे मैं दोनों के वीडियोस बराबर बनाने की मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि उसके भी वीडियोस बनते रहें, 2 वीडियोस, इसके भी 1 आध 2 वीडियो रोज बनते रहें। लेकिन मुझे जहाँ से फीडबैक अच्छा मिलेगा, जहाँ से जनता का रिस्पांस अच्छा मिलेगा, मैं उसी पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि मुझे उसी पे मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने का, उसी पे ज़्यादा प्रसन्नता होगी मेरी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके विषय की या आपकी इच्छा के अनुरूप वीडियो चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आप सभी जल्द से जल्द बहुत 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 सफल हों। थैंक यू सो मच।